नाम है प्राचीन भारत का इतिहास। ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म अपने मूल रूप में विभिन्न प्राकृतिक शक्तियों की उपासना पर आधारित था। अतः अपने प्रारंभिक चरण में वे बहुदेववादी थे। उन्होंने प्राकृतिक स्थानों के आधार पर अपने देवताओं को 11-11 समूह के 3 भागों में विभक्त किया। नंबर 1, आकाशवासी। आकाशवासी देवताओं में द्यौस, वरुण, आप, मित्र, सविता, सूर्य, पूषण, विष्णु, अदिति, उषा तथा अश्विन थे। नंबर 2, अंतरिक्षवासी देवता। इनमें इंद्र, रुद्र, मरुत, वात, पर्जन्य आदि प्रमुख थे। तथा नंबर 3, पृथ्वीवासी देवता। इनमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति आदि प्रमुख थे। सिंधु और सरस्वती नदियों को भी देवी का रूप दिया गया। इनके देवता अमर, परम शक्तिवान, परम स्वतंत्र तथा गुणशील थे। इनकी कल्पना मानव के रूप में की गई तथा इन्हें नैतिक व्यवस्था, जिसको ऋत कहा जाता है, उसका रक्षक अर्थात गोपारितस्य कहा गया। वरुण को इस व्यवस्था का नियामक या अधिपति बताया गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि वरुण ही नैतिक व्यवस्था को नियंत्रित करता है। जहाँ तक ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवताओं का प्रश्न है, ऋग्वैदिक देवमंडल में सबसे प्रमुख स्थान इंद्र का था। इंद्र के पश्चात अग्नि एवं वरुण का प्रमुख स्थान था। नेक्स्ट, स्तुति, आराधना एवं यज्ञ। ऋग्वैदिक आर्य अपने देवताओं को स्तुति एवं यज्ञ से प्रसन्न करने का प्रयास करते थे। यज्ञ का उद्देश्य लंबी आयु, पुत्र, धन धान्य एवं विजय प्राप्त करना था। यज्ञ की विधि सरल थी। प्रत्येक व्यक्ति अग्नि में घी, दूध, धान्य यानी चावल आदि की आहुति देकर यज्ञ करता था। राजा व धनवान व्यक्ति खर्चीले यज्ञ करते थे। पाप, पुण्य एवं स्वर्ग नरक की कल्पना मिलती है, लेकिन मोक्ष की कल्पना नहीं थी। आत्मा की अमरता में विश्वास भी था। ऋग्वैदिक काल के धर्म की एक विशेषता थी एकेश्वरवाद एवं परम तत्वों में विश्वास। बहुदेववाद से आर्य एकेश्वरवाद की तरफ आकृष्ट हुए और सभी देवताओं को उसका प्रतिनिधि माना। उस एक ईश्वर, जिसे तद एकम कहा गया, या परम तत्व को सत, विश्वकर्मा, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विराट पुरुष आदि नामों से संबोधित किया गया। पुरुष सूक्त में इस विराट पुरुष से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई है। उसके एक पाद से सारी सृष्टि व्याप्त है तथा शेष 3 पाद अमृत में स्थित है। नासदीय सूक्त में इस परम तत्व के निर्गुण रूप की झलक मिलती है, जो उपनिषदों के अद्वैतवादी चिंतन का आधार है। यहाँ उसे सत असत, मृत्यु अमरता, वायु आकाश, रात दिन सबसे अलग बताया गया है। सृष्टि के आदि में केवल यही अर्थात परम तत्व था। इस प्रकार ऋग्वेद में बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, सर्वेश्वरवाद तथा एकत्ववाद अर्थात अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया गया। ये आज हमने ऋग्वैदिक काल के धार्मिक जीवन के बारे में आपको व्याख्यान प्रस्तुत किया है। अब ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था में
उत्तर वैदिक काल तक आते आते कुछ परिवर्तन हुए। पहली बात तो यह है कि इस काल में आर्यों का जो भौगोलिक परिवेश था वो पहले के अपेक्षा बढ़ गया था। पहले आर्य सप्त सिंधु प्रदेश तक ही सीमित थे, लेकिन अब वो विंध्याचल के उस पार नर्मदा तक और उधर पूर्वी भारत की तरफ अग्रसर हो चुके थे, जिसका उल्लेख हमें ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ हैं सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषद। इन सब से इस युग की जानकारी प्राप्त होती है। जहाँ तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, अभी मैंने आपको बताया था, इस काल में आर्यों का भौगोलिक विस्तार सप्त सिंधु प्रदेश से हटकर पूर्व एवं दक्षिण के क्षेत्रों में हो गया था। मध्य देश यानी सरस्वती से गंगा यमुना का दोआब अब आर्य संस्कृति का केंद्र बन गया। इस काल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। नंबर 1, राज्य। जन राज्यों के स्थान पर अब जनपद राज्यों की स्थापना हुई। जनराज्य कबीलाई राज्य होते थे जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, लेकिन जब ये जन एक ही स्थान पर बस गए तो उस जन द्वारा अधिकृत उस क्षेत्र को जहाँ वे बसे थे उसे जनपद कहा गया। अर्थात अब राजा जन के साथ साथ एक निश्चित प्रदेश का भी स्वामी था। कुरु, पांचाल, केकय, मद्र, मत्स्य, काशी, कौशल, कलिंग, अवंती, विदेह, मगध, विदर्भ, अस्मक, मूलक आदि इस काल के प्रमुख राज्य थे। राज्यों में एक तंत्रीय अर्थात राजतंत्रीय व्यवस्था प्रचलित थी, किंतु गणराज्यों के संकेत भी मिलते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में विभिन्न प्रकार के राज्यों का उल्लेख मिलता है। यह राज्य थे राज्य, स्वराज्य, भोज्य, वैराज्य, महाराज्य एवं साम्राज्य। महाराज्य एवं साम्राज्य विशाल एवं शक्तिशाली राज्य थे। इनमें साम्राज्य महाराज्य से अधिक विशाल और शक्तिशाली होता था। वैराज्य राज्य विहीन राज्य होते थे, अर्थात जिनमें राजा का शासन नहीं होता था। ये संभवतः गणतंत्रात्मक राज्य थे। मध्य देश के जनपद राज्य प्रतीची यानी पश्चिम दिशा के जनपद स्वराज्य और दक्षिण क्षेत्र के जनपद भोज्य कहलाते थे। इस प्रकार राज्य, स्वराज्य एवं भोज्य क्षेत्र विशेष में प्रचलित राज्य के लिए भिन्न भिन्न नाम थे। ये राज्यों का विभाजन हुआ। अब है राजा की स्थिति, इसके बारे में आपको विवरण प्रस्तुत किया जाएगा। राजा के पद अर्थात उसकी प्रतिष्ठा एवं अधिकार में वृद्धि हुई। राजपद स्थायी और वंशानुगत हो चला था, लेकिन निर्वाचन का सिद्धांत प्रचलित था। राजा की दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, किंतु उससे धर्मानुकूल आचरण की अपेक्षा की जाती थी। राजा अधिराज, सम्राट, विराट आदि उपाधियां धारण करते थे। राज्य के सभी अधिकार उसके हाथों में केंद्रित थे। वह अपने राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश एवं सेनापति होता था, लेकिन राजा स्वेच्छाचारी नहीं था। धर्मानुसार शासन करना, बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा करना, युद्ध करना, न्याय प्रदान करना, अपराधियों को दंडित करना, दुर्बलों व असहायों की रक्षा करना तथा यज्ञ करना राजा के प्रमुख कर्तव्य थे। इस काल की राजनीतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी
3 संस्थाएं, सभा, समिति एवं विदत। सभा और समिति का गठन तो ऋग्वेदिक काल में ही हो गया था, लेकिन इनका महत्व पहले की तरह ही बना रहा। विदत नाम की एक अन्य संस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में मिलता है, जो अल्तेकर के अनुसार विद्वानों की परिषद थी, और डॉक्टर R.S. वर्मा के अनुसार ये आर्यों की प्राचीनतम जनसभा होती थी। खैर, यह भी एक महत्वपूर्ण संस्था थी। अब प्रशासन तंत्र कैसा था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शासन के संचालन के लिए राजा मंत्री परिषद की सहायता लेता था, जिसके सदस्य रत्निन कहलाते थे। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनकी संख्या 11 थी। यह अधिकारी थे पुरोहित, सेनानी, युवराज, महिषी यानी रानी, सूत अर्थात राजा का सारथी, ग्रामणी यानी गांव का मुखिया, क्षत्रिय अर्थात प्रतिहारी जो सीमाओं की रक्षा करता था, संग्रहिता यानी कोषाध्यक्ष, भाग दुध यानी कर वसूल करने वाला अधिकारी, अक्सवाप यानी पासे के खेल में राजा का सहयोगी, एवं पालागल जो राजा का मित्र एवं विदूषक होता था। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार यह विवरण प्रस्तुत किया गया। इनके प्रशासन में विशिष्ट स्थिति थी। यह राजा ने राजकृत, यह उल्लेख अथर्ववेद में आया है, एवं राजकृत शब्दों से संबोधित थे। राज्याभिषेक के अवसर पर राजा रत्नियों के घर जाता और प्रत्येक व्यक्ति को हवि देता था। कहने का तात्पर्य यह है कि इन 11 अधिकारियों की प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी और राजपद के निर्वाचन में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता था। नेक्स्ट है न्याय व्यवस्था। न्याय संबंधी कार्य के लिए अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, लेकिन छोटे छोटे मामले गांव के न्यायाधीश द्वारा निपटा दिए जाते थे, जिनको ग्राम्य वादिन कहा जाता था। शारीरिक दंड, जुर्माना तथा देश निकाला दंड के प्रमुख प्रकार थे। आय का प्रमुख साधन भूमि कर था, जो उपज का 1/6 भाग होता था। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बड़े राज्यों की स्थापना, जटिल प्रशासन तंत्र, राजपद की गरिमा में वृद्धि, ये उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं थी। धन्यवाद।